हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के वीडियो में आपने देखा कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस कैसे फेल होता है, उसके 10 रीजंस आपने देखे। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो हमारा फर्स्ट वीडियो और ये हम लोग सेकंड वीडियो बना रहे हैं। और इस सेकंड वीडियो में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग ब्रीफली देखने वाले हैं। और इसके बाद जो भी यहाँ स्टेप्स दिए उसके हर पॉइंट पे हम लोग एक डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाएंगे अच्छे से और आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ रोड्स इन कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो दो टाइप के रोड्स होते हैं, दो टाइप के पेमेंट्स होते हैं, जिसे हम लोग रोड या पेमेंट भी कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। तो उसमें हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है डिटेलिंग है फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन। तो फ्लेक्सिबल रोड कैसे बनता है, तो फ्लेक्सिबल रोड में क्या क्या स्टेप्स होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो एक डायग्राम बनाई है मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिए, आपको समझने के लिए। सबसे नीचे है OGL NGL, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल या जिसे नेचुरल ग्राउंड लेवल भी आप कह सकते हैं। उसके ऊपर एम्बैकमेंट, सबग्रेड, GSB, WMM। फिर आपको एक कर्व दिख रहा है दोनों तरफ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड का रोड है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में जो बीच वाला पोर्शन है उसे मीडियन कहते हैं। और ये जो है ब्लैक, ये DBM है और उसके ऊपर है BC। DBM में दो लेयर भी आ सकते हैं, DBM 1 DBM 2, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का एस्फाल्ट यूज़ किया जाता है। और मान लीजिए ये आपके हिसाब से LHS पकड़ सकते हैं, ये RHS कैरिजवे आप कह सकते हैं। तो ये है फ्लेक्सिबल रोड का एक वीडियो जो कि एक आपको समझ में आए कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो लेयर्स आ रहे हैं, अब ये तो हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं, इसके अंदर कौन से और लेयर्स है और कौन क्या क्या है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको फ्लेक्सिबल रोड पेमेंट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको करनी है। सबसे पहले है इनिशियल सर्वे एंड स्लाइट क्लियरेंस। तो जब हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो पहले हम लोग वहाँ पे इनिशियल सर्वे करते हैं कि कितने वहाँ पे पेड़ है, कितनी लाइंस नीचे गई, अंडरग्राउंड लाइंस है, क्या क्या है, कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे केबल जा रही है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमको देखना पड़ती है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे सेंटर लाइन फिक्स करते हैं, सेंटर लाइन से क्या क्या चीज़ें कितने दूरी पे है वो सारी नोट डाउन करते हैं। सारी चीज़ें इनिशियल सर्वे में होती है, कौन से एरिया में हमको लैंड क्लियरेंस हुआ है, कौन से एरिया में लैंड क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें पूरा डिटेलिंग हमें इनिशियल सर्वे करते हैं। उसके बाद साइट क्लियरेंस होता है। उसके बाद हम लोगों का सबसे सेकंड जो स्टेप है वो है OGL एंड NGL बेड प्रिपरेशन। तो वही है कि हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, उसके ऊपर बहुत सारी झाड़ी होगी, लूज़ मटेरियल होगा, पत्थर होंगे, बहुत सारी गंदगी होगी, उसको हमको पूरा साफ़ करना पड़ता है और हम लोग वहाँ पे OGL और NGL प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वो है एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एम्बैकमेंट हम लोग इसकी जो है वो 200 mm से लेके 2-3 मीटर तक कितना भी है, जो भी साइट में रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग एम्बैकमेंट फिल करना पड़ता है। कहीं कहीं कट भी करना पड़ता है। मान लीजिए ये जो है हमारा क्रस्ट है इतना, ये तो हमको सबग्रेड से लेके टॉप तक तो हमको डालना ही डालना है जितना भी है। तो इसके ऊपर अगर ये एम्बैकमेंट होता है, मान लीजिए नेचुरल ग्राउंड लेवल होती है, तो हमको उसको कट करके सबग्रेड से तो बनाना ही पड़ता है। तो थर्ड स्टेप जो है वो एम्बैकमेंट है। जो फोर्थ स्टेप है वो सबग्रेड है। तो यहाँ पे हम लोग सबग्रेड और एम्बैकमेंट की थोड़ी स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी थी। एम्बैकमेंट में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए सॉइल की, तो उसका जो शॉर्ट में मैं बताऊंगा। लिक्विड लिमिट है लेस देन 50, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 25, फ्री स्वेलिंग इंडेक्स लेस देन 50%, मैक्सिमम साइज ऑफ क्लाउड हार्ड लम्स ऑफ अर्थ, मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो 75 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इफेक्टिव CBR है वो एज़ पर डिज़ाइन होना चाहिए। और सबग्रेड में जो सॉइल की स्पेसिफिकेशन है वो बस 2 ही पॉइंट चेंज हो जाते हैं उसमें, बाकी सारे सेम ही रहते हैं। कि हमारा जो मैक्सिमम साइज है वो 50 mm हो जाता है और उसका जो CBR जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एज़ पर डिज़ाइन जितना चाहिए हमको वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि आप
4 चीज़ देख चुके हैं, सब ग्रेड तक हो गया है। उसके बाद जो आता है सब ग्रेड, नॉर्मली 500 mm का होता है। आपको मैं एक डायमेंशन भी आपको बता दूँ, ये तो 0 to मान ली 3 मीटर तक भी हो सकता है आप लोग। GSB नॉर्मली 200 mm का होता है। उसके बाद जब WM में वो 200 से 250 mm का होता है, ठीक है, mm। और उसके बाद जो DBM है वो डिपेंड्स होता है अलग अलग। DBM 150 का होता है, उसमें 2 लेयर डालते हैं, 75 mm की लेयर हो सकती है, या तो फिर एक 100 और 50 की लेयर्स भी हो सकती है। और उसके ऊपर जो BC का है, BC में हम लोग 50 mm या 40 mm डालते हैं नॉर्मली। स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे में BC 50 mm या 40 mm डालते हैं हम लोग। तो ये जो पोर्शन है मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का उसे मीडियन कहते हैं, उसके अंदर कर्व होता है। कर्व से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अभी ये हो गया हमारा इनिशियल सर्वे, साइट क्लियरेंस, OGL, एम्बैंकमेंट के बाद हम लोगों ने सबग्रेड किया है। सबग्रेड के बाद GSB है, ग्रैन्युलर सबबेस। इसमें से ये तो ज़्यादातर फिल्ट्रेशन लेयर है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है जो कि हमारा सबग्रेड को ख़राब नहीं करने देता है। और उसके बाद है कन्फाइनमेंट ब्लैंकेट लेयर। तो इसमें हम लोग यहाँ पे GSB के ऊपर एक ब्लैंकेट लेयर भी डालते हैं कोई कहीं। अब ये नया आया है कन्फाइनमेंट लेयर भी, इसको हम लोग करते। ये हमारे पेमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद है WMM, वाटर मिस मेटाडम। ये मैंने आपको बताया कि 200 से 250 mm थिकनेस इसकी होती है। ये हमारा एस्फाल्ट रोड जो है, हमारा जो BC और DBM को हल, ये हमारा ये बेस है, जो कि एक फाउंडेशन है हमारा रोड का, जो कि लोड ट्रांसफ़र करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये WM ये अपना एक बॉन्ड लेयर है, जो हमारे एस्फाल्ट के मीन्स DBM और DBM की ये बॉन्डिंग लेयर है। WM GSB और एस्फाल्ट के बीच की ये लेयर है। उसके बाद है 8 नंबर पे कर्व कास्टिंग, जो कि आप यहाँ देखें I टाइप भी होता है कर्व, जो बोलने से खड़ा होता है। एक L टाइप कर्व होता है, जो ऐसा होता है L टाइप में, तो इसको कर्व कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीडियन फिलिंग, कि ये जब कर्व बनाया जाता है तो उसके पीछे हम मीडियन फिल करते हैं, क्योंकि इस साइड जब हम लोग लेइंग करते हैं तो ये कर्व के ऊपर प्रेशर जाता है। जब इसके ऊपर रोलर चलते हैं तो ये कर्व है पीछे जाने की संभावना रहती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे मीडियन फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोगों ने रोड में क्या क्या होता है वो चीज़ें ली है। तो उसके बाद होता है प्राइम कोट। प्राइम कोट बेसिकली जो हमारे WM के ऊपर प्राइम कोट डाला जाता है कर्व कास्टिंग के बाद। तो ये हमारा एक्चुअली क्या करता है, ये जितने भी वाइड्स होते हैं उसको टेम्पररीली पूरा जितने भी उसको पोर्स होते हैं उसमें ब्लॉक कर देता है, ताकि जो कोई भी मॉइस्चर ऊपर ना आए और एक परफेक्ट बॉन्ड बने। उसके ऊपर हम लोग टैग कोट डालते हैं, जो कि बॉन्डिंग करता है WMM की और DBM की। इसके लिए हम लोग ये टैग कोट यहाँ पे डालती है। तो बिटुमिनस मटेरियल होता है। प्राइम कोट एक केरोसिन बेस्ड होता है। उसके बाद DBM, उसके ऊपर आपने DBM देख लिया कि DBM की लेयर की जाती है, जो कि 150 mm भी होता है। मतलब से 75 की 2 लेयर डाली जाएगी, या 150 की लेयर डाली जाएगी, या तो जहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से जितनी भी लेयर्स होती है वो हम लोग उसके ऊपर ले करते हैं। उसके बाद जो है वो है प्राइम DBM के बाद टैग कोट। जब हमारा DBM ले हो जाता है उसके बाद हम लोग वापस उसके ऊपर मान लीजिए उसके ऊपर हमको डायरेक्ट दूसरी DBM की लेयर डालनी है, तो भी हम उसके ऊपर टैग कोट डालना ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी डाले DBM की लेयर और डायरेक्ट BC भी डालना है, तो भी हमको उसके ऊपर एक ओल्ड लेयर के ऊपर एक नई लेयर डालनी है, तो हमको उसके ऊपर टैग कोट डालना बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त हमको प्राइम कोट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद होता है BC, टैग कोट के बाद BC होने के बाद ये हो गया हमारा रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अभी उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी हो जाती है वो होती है शोल्डर की। शोल्डर तो मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया कि ये पोर्शन में जो है वो शोल्डर है। आपको लिखना दोनों एंड में मैं बताना भूल गया कि मान लीजिए यहाँ पे ये 1 से 1.5 मीटर का शोल्डर होता है। तो ये ज़्यादा यहाँ एक्सटेंड हो गया है, ये यहाँ तक ही होता है। और 1 मीटर, ये 1 से 1.5 मीटर का जो भी डिज़ाइन में दिया हुआ है
ये शोल्डर होता है, अर्दन शोल्डर कहते हैं, जिसे अर्दन शोल्डर्स रहता है। उसके बाद उसके ऊपर रोड में जो भी है रोड मार्किंग की जाती है, यहाँ पे जहाँ भी, और जहाँ जंक्शन होते हैं जंक्शंस की मार्किंग की जाती है। उसके बाद जो भी फिनिशिंग्स आइटम होते हैं, जैसे कि हमारे ड्रेन बनाना होता है साइड में, वो सारी चीज़ें फिनिशिंग एक्टिविटी में, या मेडियन में ड्रेन हो गए तो मेडियन में ड्रेन बनाना है। उसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर बने उसमें क्वार्टर कोनिंग होता है, अप्रॉन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिनिशिंग होता है, उसके बाद हमारा एक प्री सीओडी होता है, उसके बाद सीओडी होता है। प्रीलिमिनरी जो हमारा एक कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट का एक सर्टिफिकेट होता है उसको, और ये कंप्लीशन ऑपरेशनल डेट, सीओडी मीन्स कमर्शियल ऑपरेशनल डेट बोलने से इस मान लीजिए जो रोड का टोल कलेक्शन होगा वो ये सीओडी के बाद हमारा चालू हो जाता है, और इस तरह से रोड कंप्लीट हो जाता है। तो ये है फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिटेल जो मैंने आपको बताई है। तो मैं आपको एक राउंड ऑफ कर देता हूँ। इनिशियल सर्वे, साइट क्लियरेंस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप OGL NGL बेड प्रिपरेशन, उसके बाद एम्बैकमेंट, सबग्रेड, GSB, कन्फाइनमेंट या ब्लैंकेट लेयर, WMM, कर्ब कास्टिंग, मेडियन फिलिंग, प्राइम कोड, टैग कोड, DBM, टैग कोड, BC, शोल्डर, रोड मार्किंग, फिनिशिंग एक्टिविटीज़ एंड कंप्लीशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपको कुछ कमेंट करना है वीडियो के बारे में, या आपको कुछ वीडियो चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगी, और तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रही। और एक कंप्लीट एक कोर्स है, जो कि ये कोर्स करने के बाद आपको एक पूरी रोड की जानकारी हो जाएगी। आपको कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, हर चीज़ की डिटेलिंग देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स। तो थैंक यू वेरी मच।